बच्चों, अभी तक आपने संसाधनों का अर्थ और वर्गीकरण पढ़ा। अब हम इसका वर्गीकरण थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन, जैसे हमने आपको बताया कि इसकी उत्पत्ति जीव मंडल से होती है, इसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, प्राणी जगत, मत्स्य, पशुधन आदि। अजैव जो निर्जीव वस्तुओं से होते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। तो उत्पत्ति के आधार पे दो संसाधन हो गए, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पे, मतलब जो समाप्त होने वाली शक्ति है उनकी, उसके आधार पे नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, बार बार बनाया जा सकता है, तो उन्हें नवीकृत या पुनः उत्पन्न संसाधन बोलते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन है, ये सब जो है ये बार बार उत्पन्न होते हैं। इन संसाधनों का सतत या प्रवाह बना रहता है। अनवीकृत योग्य संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू अंतराल के बाद होता है। खनिज और जीवाश्म इनके उदाहरण हैं। इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इसमें क्या है कि धातुएं जैसे हैं वो पुनः चक्रीय हैं, लेकिन इसमें जो जीवाश्म आता है वो एक बार प्रयोग करने के बाद जो है वो दोबारा नहीं बनते हैं। तो इस तरह के जो अनवीकृत योग्य संसाधन है, कुछ संसाधन तो लाखों वर्षों बाद बन जाते हैं, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो लाखों वर्षों बाद भी नहीं बनते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, जो संसाधन निजी व्यक्तियों के पास होते हैं वो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। जैसे किसी किसान की भूमि है, ट्रैक्टर है, उसके अपने बाग हैं, तालाब हैं, जो भी चीज़ एक व्यक्ति के पास होती है उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिस पर समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता है उसको सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। जैसे गांव की चारण भूमि, तालाब, शमशान भूमि, कुओं पर सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन तीसरे तरह का, एक देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे नहर है, सड़क है, नदी है, रेल लाइन है, जल संसाधन है। देश की सीमा के अंदर जितने खनिज हैं, जितने संसाधन हैं, वो पूरे उस देश के संसाधन होते हैं, जिसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब हम आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक जो होता है वो राष्ट्रीय होता है, और 200 समुद्री मील से आगे का जो एरिया होता है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आता है। अगर आप उस क्षेत्र में किसी चीज़ को, संसाधन का दोहन करना चाहते हैं, किसी चीज़ को प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको उनसे रिलेटेड जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। उन स्थानों पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर देखिए, संभावी संसाधन, ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उसका उपयोग अभी किया नहीं गया है, जिन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। संभावी संसाधन का अर्थ है कि इनकी संभावना है, अभी इनका लेकिन बारे में इसकी खोज नहीं हुई है, पता नहीं चला है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी उनका प्रयोग शुरू नहीं हुआ है। विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उनको विकसित किया जा चुका है, उनको विकसित संसाधन कहते। फिर आते हैं संचित भंडार। वे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ हैं, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं। उदाहरण के लिए जल में जैसे दो गैसें होती हैं, एक ऑक्सीजन होती है, एक हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, बन सकता भी है, इसको हाइड्रोजन का प्रयोग ऊर्जा बनाने में कर सकते हैं,
परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए उन्नत ज्ञान और तकनीक चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है। मतलब ऐसी चीजें जो हमें कुछ लेवल तक पता है लेकिन अभी हमने तकनीकी के अभाव के कारण उनका प्रयोग शुरू नहीं किया है, तो उन्हें हम संचित भंडार कहते हैं। फिर उसके बाद आता है संचित कोश, जिनके अपार भंडार हैं और तकनीकी की सहायता से इनका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इनका प्रयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। वर्तमान में इनका प्रयोग सीमित हो रहा है, किंतु भविष्य में इसका प्रयोग की संभावनाएं हैं। अभी हमारे पास कोश तो बहुत हैं, लेकिन तकनीकी के अभाव में केवल हम लिमिटेड यूज कर रहे हैं, सीमित यूज कर रहे हैं। अभी हम इसकी और संभावनाएं हैं उनको प्रयोग करने की। हम अपनी तकनीकी बढ़ाएंगे, साधन बढ़ाएंगे, तो हम इनकी पूरी सीमा तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी इनका कुछ सीमा तक ही प्रयोग हो रहा है, तो उसे संचित कोश कहते हैं। तो अभी हम शॉर्ट में देखते हैं कि हमने कितने प्रकार के संसाधन पढ़े। उत्पत्ति के आधार पे हमने पढ़े जैव और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पे हमने पढ़े नवीकरण अनवीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पे पढ़े व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और विकास के आधार पर हमने पढ़े संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। तो इस तरह हमने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा।